नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। भारत में अब हर बात एक साजिश है, एक बड़ा षड्यंत्र। सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश। सरकार की किसी भी नीति या राजनीति पर सवाल करना अब किसी साजिश से कम नहीं है। अभी तक आपने देखा था कि हजारों की तादाद में किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, वो भी शायद किसी साजिश के तहत ही बैठे हुए थे। खालिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक के आरोप लग रहे थे कि उन सब से उनको समर्थन पहुंच रहा है। तो अब इस साजिश के तहत ही यानी कि एक साजिशकर्ता, एक की कंस्पिरेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिशा रवि नाम की 21 साल की ये एनवायरमेंट एक्टिविस्ट है, पर्यावरण पर एक्टिविज्म करती है लड़की, जिसको बैंगलोर से दिल्ली लाया गया है और 5 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। इस लड़की के जो मोबाइल फ़ोन है और जो कंप्यूटर है, दोनों की जांच हो रही है ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं वो निकाले जा सकें। और कहा जा रहा है कि कैसे ये भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। कौन ये है लड़की, ये आपको बताया जाएगा, लेकिन इससे पहले आपको बताया जाना ज़रूरी है कि ग्रेटा थुनबरी नाम की स्वीडिश एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने एक टूल किट को ट्वीट किया था, जिसको उन्होंने बाद में डिलीट करके फिर एक नया ट्वीट करके नई जो टूल किट थी उसको अपलोड किया। और इसी को एक साजिश बताया गया, जिसमें बाकायदा भारत के विदेश मंत्री तक ने इस पर अपनी बात आगे रखी कि कैसे उन्होंने कहा कि इससे काफ़ी कुछ रिवील हो गया है, काफ़ी कुछ एक्सपोज हो गया है। अब ये टूल किट क्या चीज़ है ये भी जानना ज़रूरी है। टूल किट अक्सर जो एक्टिविस्ट होते हैं वो अपने एक्टिविज्म को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि उसका असर बन सके, ताकि ज़्यादा लोग उसमें हिस्सा ले सकें, इसके लिए एक टूल तैयार किए जाते हैं। न सिर्फ कि भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जो एक्टिविस्ट सर्कल्स हैं उनमें इन टूल किट्स को बनाने का तरीका है, जिसके जरिए वो ज्यादा मजबूत तरीके से अपनी आवाज उठा सकें। अब इस टूल किट में क्या है? इस टूल किट में सिर्फ इतना कहा गया है कि इन लोगों को आप टैग कर सकते हैं। फार्मर्स इशू, जो भारत के कृषि कानून बने हैं जिनको लेकर भारत के हजारों किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले 2 महीने से भी ज्यादा से 200 से ज्यादा किसानों की जान जा चुकी है, उसी के बारे में एक इंटरनेशनल सपोर्ट जनरेट करने के लिए इस टूल किट को बनाया गया। और आपने देखा कि ग्रेटा थुनबरी से लेकर और रियाना से लेकर और करीब 2 दर्जन भर बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं इंटरनेशनल, उन्होंने किसानों के सपोर्ट में, उनके समर्थन में ट्वीट किया। और शायद इसी टूल किट के जरिए इस समर्थन को जुटाया गया। और साफ तौर पे पता चलता है इसके कंटेंट से कि इसमें जो एक इंटरनेशनल ऑडियंस है उसको जुटाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए इसको एक साजिश कहा जा रहा है कि देश की सुरक्षा के साथ जो है वो छेड़छाड़ की जा रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जुर्म में दिशा को गिरफ्तार किया गया है वो ये नहीं पता चल रहा है कि इस टूल किट को शेयर करना या इस टूल किट में जो कंटेंट है आखिर उसमें किस तरह से इसको पुलिस ये बताएगी कि भारत के कानूनों के तहत ये जुर्म है। तो अभी पुलिस के लिए साबित करना बाकी है कि क्या इसे जुर्म माना जाए या नहीं, किस तरह से वो साबित कर पाएंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान मौजूद होंगे। प्रिया पिल्ले मेरे साथ मौजूद होंगी और साथ ही एनसी अस्थाना। प्रिया पिल्ले ग्रीन पीस से जुड़ी रही हैं, जानी मानी एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं और साथ ही वो व्यक्ति हैं जिन्हें 2015 में जब वो देश से बाहर ट्रैवल करना चाह रही थी, उन्हीं के एक्टिविज्म की वजह से किस तरह से उनको जहाज से उतार दिया गया था, उनको जाने नहीं दिया गया था विदेश। एनसी अस्थाना जो कि डीजीपी रह चुके हैं। तो दिशा रवि के बारे में पुलिस का कहना है, दिल्ली पुलिस का, कि ये की कंस्पिरेटर हैं, मुख्य साजिशकर्ता हैं, जिन्होंने फॉर्मुलेशन एंड डिसेमिनेशन, बनाने में और प्रसार करने में टूल किट का उन्होंने हाथ है उनका। और साथ ही उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया इसी उद्देश्य से। हालांकि मैंने जैसे आपको बताया कि इस बारे में पुलिस कुछ नहीं बता पाई है कि कौन सा ऐसा कंटेंट है, क्या ऐसा है टूल किट में जो कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जिससे कि भारत के कोई कानून जो है वो टूटता है, या जिसमें इतना बड़ा चार्ज, राजद्रोह का चार्ज किसी के ऊपर लगाया जा सके। न सिर्फ कि जुर्म बल्कि राजद्रोह का चार्ज। जो साइबर सेल है दिल्ली पुलिस की, उसने इससे पहले एक एफआईआर भी दर्ज की, जिसकी कॉपी अभी तक भी इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करते वक्त भी इंटरनेट तक पे अवेलेबल नहीं है, जिसमें क्लेम ये किया गया कि प्रो खालिस्तान जो लोग हैं उन्होंने इस टूल किट को बनाया है और भारत के खिलाफ ये सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक वॉर भारत की सरकार के खिलाफ ये लोग छेड़ना चाहते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जंग, आर्थिक युद्ध भारत की सरकार के खिलाफ ये जो है वो छेड़ना चाहते हैं। तो रवि के बारे में, जो दिशा रवि है उनके बारे में भी बता दें कि माउंट कार्मल कॉलेज बैंगलोर से इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है और ये फ्राइडेज फॉर फ्यूचर कैंपेन चलाती हैं जो एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है।
और जो क्लाइमेट चेंज से जुड़े मुद्दे हैं उन पर ये संस्था काम करती है। यंग लड़की है, 21 साल की, और ये भी पता चला है उनके माता पिता के बारे में। उन्होंने खुद एक वीडियो में कहा कि उनके माता पिता खुद नरेंद्र मोदी के, उनकी पार्टी के सपोर्टर रहे हैं। तो उनसे उनका लैपटॉप और साथ ही उनके फोन उसको सीज कर लिया गया है। और पुलिस का ये भी कहना है बहुत सारे चेंजेस उन्होंने किए हैं। हालांकि दिशा का ये कहना था कि 2 उन्होंने इसमें एडिट किए, और खासकर उन्होंने ये भी कहा कि मैं सिर्फ किसानों का समर्थन करना चाहती थी क्योंकि किसान ही हमारा भविष्य है। तो इस बीच पुलिस ये सबूत जुटाने में लगी होगी कि किस तरह से ये माना जाए कि किसानों के ऊपर कुछ जानकारी या किसानों के जो है कुछ आर्टिकल्स शेयर करना उनके बारे में, या सोशल मीडिया हैंडल्स को टैग करना, या किसानों पर जो है वो जानकारी देना, किस तरह से ये किस जुर्म माना जाएगा और कैसे इसको राजद्रोह की श्रेणी में लाया जाए। हम अपने मेहमानों से बातचीत कर लेते हैं। अस्थाना जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा कि जिस एफआईआर को लेकर हम मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि देखिए कि पुलिस ने कितना अहमकाना या कितना मजाकिया काम किया है, वो एक अजीब सी एक बिटर ट्रूथ, एक ऐसी सच्चाई के तौर पर हमारे सामने आ रहा है जहां हमारे नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है उस सिलसिले में। और खासकर मैं कहना चाहती हूँ उन नौजवानों को जिनको हम कहते हैं ब्राइटेस्ट ऑफ आवर माइंड्स, यानी कि जो लोग जो कि लीडरशिप रोल में हैं इस वक्त। सबसे पहले तो मैं आपसे यही शुरुआत करना चाहती हूँ कि बाकी टूल किट और तमाम चीजों को समझने से पहले इस पूरे मामले में जो कानून का जो मजाक उड़ाया गया है, जो खिल्ली उड़ाई गई है बिना बैंगलोर में प्रोड्यूस किए हुए दिशा को जिस तरह से यहाँ लाया गया, जैसे जुडिशियल कस्टडी मिली और अब उनके जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो तलाश करने की कोशिश की जा रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो अरफा जी, मैं आपकी इस बात के लिए भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहूंगा कि आपने इस शो पर प्रिया पिल्लाई जी को बुलाया है, क्योंकि इनका जो 2015 का जजमेंट था उसमें एक लाइन अपने आप में इस पूरे वितंडावाद को, ये पूरा जो नाटक खड़ा किया गया है, उसको समाप्त कर देती है। उस जजमेंट में साफ साफ कहा गया जस्टिस राजीव शक्धर के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में कि espousing the cause of a particular section of people cannot be considered anti-national or creating disaffection amongst people at large। ये उनका एक सेंटेंस ही इस पूरे नाटक को ध्वस्त कर देता है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि मैं प्रिया पिल्लाई जी से भी माफी चाहूंगा कि जब मैंने इस पर आर्टिकल लिखा तो मैं इनका जजमेंट साइट नहीं कर पाया। मैं अपनी गलती मानता हूं, क्योंकि इतने मैंने पिछले एक आर्टिकल में साइट किया था, इतने जजमेंट हो गए थे उस आर्टिकल में कि मैंने सोचा अब इसको मैं छोड़ देता हूं। ठीक है, अब बारी बारी से आते हैं कि उस एफआईआर में क्या गलतियां हैं या क्या जानबूझकर की गई धांधलियां हैं। देखिए, ऐसा है कि पूरी ब्यूरोक्रेसी में और पुलिस में एक नई जमात खड़ी हो गई है, जिसको कि हम लोग अनपढ़ों की जमात बोल सकते हैं। ये अनपढ़ों की जमात एक भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का फैसला नहीं जानती है, जिसके विरोध में जाकर वो जनता पर ये अत्याचार कर रहे हैं। इसमें पहला सेक्शन जो बताया गया एफआईआर, जैसा कि आपको ही मालूम है कि दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की वेबसाइट है ई कोर्ट्स, उस पर अपलोड नहीं की गई है। लेकिन स्पेशल सीपी साहब ने अपने इंटरव्यू में बताया था, द हिंदू ने रिपोर्ट भी किया है सेक्शंस को। पहला सेक्शन सेडिशन का लगाया है। सेडिशन कहीं से इसमें लगता ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट मौजूद है केदारनाथ सिंह केस में। देयर इज नो कॉल टू ओवरथ्रो द कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट बाय वायलेंस। सवाल ही कहीं नहीं खड़ा होता है। दूसरा सेक्शन 153 आईपीसी लगाया है। 153 इज प्रोवोकिंग, वेंटनली प्रोवोकिंग रायट। इसके ऊपर जो डेफिनेटिव जजमेंट है वो मंजर सईद खान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का है। ये आपको याद होगा, एक प्रोफेसर जेम्स लेन होते थे जिन्होंने शिवाजी के ऊपर एक किताब लिखी थी। उस किताब को लेके काफी हंगामा हो गया था, बड़ी तोड़फोड़ भी की गई थी भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में पुणे में। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि 153A क्यों नहीं लगता वहां पर। उसी तरह से 153 के ऊपर भी जजमेंट्स मौजूद हैं कि 153 वहां पर कहीं से लागू नहीं होता है। प्रिया पिल्लाई जी के जजमेंट से ही है कि टू एस्पाउस द कॉज ऑफ ए सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल, अगर फार्मर्स एजिटेशन कर रहे हैं तो उसको सपोर्ट करना कहीं से भी अपराध नहीं हो जाता। जहां तक कॉन्स्पिरेसी की बात है, कॉन्स्पिरेसी तो खैर कहीं बनता ही नहीं है उसमें। किस बात की कॉन्स्पिरेसी? दुनिया में
अरबों लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर उसमें कुछ लोग आपस में संपर्क में हैं तो उसको कॉन्स्पिरेसी नहीं बोला जा सकता है। जी। तो इस नहीं, बच्ची असाना के जी, जो मैं एक बार प्रिया की तरफ आना चाहती हूँ, और उसके बाद आपसे मैं ये समझूंगी कि हमारे दर्शकों को आप पुलिस, कानून, स्टेट, तीनों के नजरिए से हमें बताइए कि आखिर ये किस बला का नाम है, कौन सी नई चिड़िया है टूल किट जो इतना इंक्रिमिनेटिंग हो गया है कि जिसने हाथ लगा दिया वो देशद्रोही हो गया। आखिर क्या चीज है ये? आपने चूंकि इस पे बाकायदा आर्टिकल लिखा है द वायर में, तो मैं ये भी चाहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में वो हम डालेंगे उस आर्टिकल को, और वो देखें दर्शक जरूर। लेकिन इससे पहले मैं प्रिया की तरफ आना चाहती हूँ, फिर आपकी तरफ लौटूंगी। प्रिया, पहले सबसे बड़ी बात तो जिस तरह से अस्थाना जी ने कहा कि अब नहीं, बल्कि आपके साथ जो सुलूक हुआ 2015 की ये बात है, जब आप अंतर्राष्ट्रीय एक विजिट के लिए जा रही थी, शायद आप जिनेवा जा रही थी अगर मैं गलत नहीं हूँ, और आपको जो यूके है जा रही जहाज थी। से, जी, यूके जा रही थी मैं। यूके आप जा रही थी, आपको जहाज से बाकायदा उतार दिया गया था। तो ये कहानी तो तभी शुरू हो गई थी, जिसका एक बड़ा एक फल के तौर पर अब हम देख रहे हैं जब ये पक चुका है पूरे तरीके से। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमारे सामने 3 घटनाक्रम नजर आ रहे हैं। पहले भीमा कोरेगांव मॉडल, उसके बाद एंटी-सीएए प्रोटेस्टर्स, और अब ये नया गुल जो खिला है वो है फार्मर्स प्रोटेस्ट। क्या आपको लगता है कि ये पहले प्रदर्शन होता है, फिर वो एक्टिविस्ट जेलों में डाले जाते हैं, प्रदर्शन और जेल, प्रदर्शन जेल, ये जो एक साइकिल नजर आ रहा है, क्या भारत में जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं या आपके जैसे जो एनवायरमेंट के एक्टिविस्ट हैं, क्या वो अब इसको अपने जीवन का एक हिस्सा मान रहे हैं दिशा के अरेस्ट के बाद? जरूर अरफा, एक्चुअली अब अगर पूरी चीज को देखो तो आपने 3 मतलब बड़े बड़े जो क्रैकडाउन्स हुए हैं उसका नाम लिया। एक तो भीमा कोरेगांव हो गया, सीएएनआरसी के खिलाफ जो मुहिम चला था देश भर में, उसको जिस तरह से कुचला गया, और अभी ये जो फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है, ये तीनों आप देखेंगे तो दे आर कनेक्टेड, है ना। इसमें पैटर्न्स आप देखेंगे कि यही पैटर्न सरकार फॉलो कर रही है। 2014 में जब ये सरकार पहली बार आई तो आपने जो मेरा केस बोला, हाँ, दैट वाज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। वो बस एक बहुत शुरुआत थी। ये पूरी आने वाली जो 10 साल में हमने अभी ये जो देखा, इसका एक बहुत शुरुआत ही था तब। आगे बढ़ के हमने देखा कि किस तरह से भीमा कोरेगांव वाले इंसिडेंट में लोगों को हाउस अरेस्ट में रखा गया। बाकायदा ये जो पूरा साइबर लॉस का जो इस्तेमाल है उसको यूज करते हुए किस तरह से लोगों के कंप्यूटरों में चीजें प्लांट की गई। अभी हाल में ही हमने देखा है कि यूएस के एक लैब ने भी अभी एक रिपोर्ट निकाला है कि जो भीमा कोरेगांव के अरेस्ट हुए हैं उन लोगों के कंप्यूटरों में चीजें जो है, देयर इज एविडेंस टू प्रूव कि उनके कंप्यूटरों में चीजों को प्लांट किया गया था और उसके बाद लोगों को इस तरह से फ्रेम किया जा रहा है। तो ये जो पूरा प्रक्रिया जो है वो, ये जो इलीगल आर्बिट्री ब्रेजननेस जो हम देख रहे हैं बार बार, ये जो देख रहे हैं, और वो कहीं एक्टिविस्ट के ऊपर है तो कहीं पे आप देखेंगे दिशा एक उस तरह से हार्डकोर, मतलब वो एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, पर आप देखेंगे तो चाहे वो फार्मर्स प्रोटेस्ट है या भीमा कोरेगांव के जितने भी लोगों के ऊपर जिस तरह का ये हुआ, दिशा इज मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ यंग, वेरी यंग गर्ल जो बहुत ही पैशनेट है, बहुत ही एनवायरनमेंट के लिए बॉदर्ड है, उस पर कुछ करना चाहती है। हर मतलब क्लीन अप के समय जा रही है, छोटे छोटे क्लाइमेट प्रोटेस्ट में जाती है, वॉलंटियर करती है और बहुत एक्टिवली और पैशनेटली एनवायरनमेंट के लिए प्रोटेक्शन के लिए अपनी आवाज उठा रही है, और वो भी इंटरनेट के जरिए, अपने यूथ ग्रुप्स के जरिए। तो ये एक जो है, ये जो आप सीरीज देखेंगे, दिस इज बेसिकली टू काइंड ऑफ, एक तो डिसेंट को क्रश करना एक बहुत स्ट्रॉन्ग उनका तरीका है, दूसरा एक चिलिंग इफेक्ट जो लाना चाहते हैं आप। अब मुझे ये लगता है कि ये सरकार जो है, अभी आप देखेंगे तो काफी डरी हुई है ये सरकार, है ना। आप फार्मर्स प्रोटेस्ट में देखिए, विद ईच न्यू प्रोटेस्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूएंसी इज जॉइनिंग, है ना, हैंस, वो चाहे स्टूडेंट्स थे या फार्मर्स थे या पहले तो ये था कि भाई सिर्फ एक्टिविस्ट हैं, हाँ, इनका तो काम ही यही है, पर आप देखेंगे तो धीरे धीरे वो जो दायरा है उसका वो बढ़ता जा रहा है। आज आप देखेंगे कि देश का जो 80% जिस रिप्रेजेंट करता है देश को, वो फार्मर्स हैं, और वो आज सड़क पे हैं कई महीनों से, और इस प्रोटेस्ट को काफी लेजिटिमेसी ऑलरेडी मिल चुकी है। हाँ, बहुत सारा हमने, बहुत आसान था सीएएनआरसी को एकदम से माइनॉरिटी, एंटी मुस्लिम, टेररिज्म वाला वो ये देना, इसको काफी कोशिश की खालिस्तानी रंग में ढालने की, लेकिन आप देखेंगे तो वो सफल नहीं हुए हैं उस पूरी प्रक्रिया में। तो कहीं ना कहीं
मुझे लगता है कि सरकार एक बैकफुट पे है, इसलिए बहुत ही ज्यादा मतलब कोई भी ग्रुप अगर एक टूल किट भी मतलब आस्थाना जी बताएंगे उसका लीगैलिटी, हंसी भी आती है, कितनी रिडिकुलस है ये चीज, ये भी समझ में आता है कि कहीं पे इंटरनेट से आप कोई भी फ्री डाउनलोड टूल किट डाउनलोड कर लेते हैं, आप एक ट्वीट डाल देते हैं, एक फेसबुक पे पोस्ट कर देते हैं, आप एक पोस्ट लाइक कर देते हैं, कुछ शेयर कर देते हैं, ये सब एक वो अपना दायरा बढ़ाते जा रहे हैं कि किसको किसको हम ये सेडिशन और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यूएपीए का जिस तरह से मिसयूज हुआ है इस पूरे देश में, आप देखेंगे तो हर जगह पे, तो ये एक चिलिंग इफेक्ट और ये डिसेंट को साइलेंस करने के लिए ये है। और आप आपने एक खास बात कही कि ऐसा नहीं है कि नागरिक डरा हुआ है, आप ये कह रही हैं कि सरकार डरी हुई है, क्योंकि ये पैनिक की स्थिति है। जिन नागरिकों को जेल में डाला जा रहा है, जाहिर है 130-140 करोड़ लोगों को तो जेल में नहीं डाला जा सकता, तो नागरिक नहीं डरा हुआ है, सरकार डरी हुई है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ ऐसी अस्थाना जी की पुलिस का जो एक्शन है, इससे आप एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जिसने सिस्टम में रहकर सिस्टम को देखने की कोशिश की, और इससे पहले मैं दर्शकों से ये भी कहना चाहती हूँ कि वाकई ये जिसका जो चिलिंग इफेक्ट की आप बात कर रही हैं, मैं ये बात यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जिस तरह से हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, वो भी मैंने कहा कि ऐसे युवा जो कि अपने सिर्फ एक नैरो इंटरेस्ट, सिर्फ अपने परिवार, अपनी नौकरी, अपना कुत्ता, अपनी गाड़ी, सिर्फ उससे ना देखकर बल्कि एक बड़े सामाजिक बदलाव की तरफ देख रहे हैं, उन लोगों को क्रश करने की जो कोशिश है, हो सकता है मेरे जैसे लोग भी अपनी 20 साल की बहन से ये कहें कि इसमें ना पड़ो, अभी अपनी नौकरी देख लो, क्योंकि अगर इन छोटे बच्चों को, मतलब बच्चा भी ना कहा जाए, युवा कहा जाए, अगर उनको जेलों में सड़ाया जाएगा, उनको हार्डकोर क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो शायद हम सब क्या अंदर अंदर अपने लिए एक इनवर्ट लुकिंग जैसे कहते हैं वैसी सोसाइटी बन जाएंगे। अस्थाना जी, की कंस्पिरेटर शब्द का इस्तेमाल किया है दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि के लिए, और ये कहा है कि वो फॉर्मुलेशन एंड डिसेमिनेशन, यानी कि टूल किट को बनाना और टूल किट का जो है प्रसार करने की उसने कोशिश की है, और उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया इसी उद्देश्य से। तो सबसे पहले कि जिस जुर्म का प्रचार प्रसार करने की बात कही जा रही है, वो जुर्म क्या है, ये बताइए आप। मैंने आज सुबह ही इसके ऊपर एक ट्वीट किया है कि सुन त्जू का एक एंशिएंट मिलिट्री मैक्सिम है, किल वन फ्राइटन 10,000। हमारी पुलिस स्टेट ने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, इम्प्लीकेट वन इन ए फॉल्स केस फ्राइटन 10,000। यही हो रहा है, केस तो कुछ बनता ही नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे देश में अभी ऐसी स्थिति तो नहीं है कि इंटरनेट पे कुछ भी पोस्ट करने के पूर्व हमसे किस कानून के तहत यह अपेक्षा की जाती है कि मैं जाऊं और स्थानीय दरोगा जी को, उनको अंकल जी, मामा जी कुछ कह के संबोधित करूं और उनसे पूछूं कि सर मैं इसको पोस्ट कर सकता हूं कि नहीं, इसको फॉरवर्ड कर सकता हूं या नहीं। ऐसा तो कोई कानून है नहीं। देखिए बचपन से सबको ये बात बताई जाती है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। फाइन, हम भी जानते हैं, लेकिन क्या हर सिटीजन से ये अपेक्षा की जाती है कि उसको देश के इतने कॉम्प्लिकेटेड कानून का, जिसमें कि कुछ नहीं तो 2200 माइनर एक्ट्स हैं और मेजर एक्ट्स के अलावा सबकी जानकारी होगी? अगर सबकी जानकारी अगर सिटीजन को होती है तो ये काले कोट की इतनी बड़ी आर्मी लाखों लोगों की क्यों खड़ी कर रखी गई है, उनसे क्यों अपेक्षा की जाती है? अभी जहां तक टूल किट की बात आती है, ये तो मतलब निहायत ही हास्यास्पद बात है कि इंटरनेट के एक डॉक्यूमेंट को बढ़ाने के लिए या उसको एडिट करने के लिए लोगों को तंग किया जा रहा है। वो कन्विक्ट नहीं हो पाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, हाई कोर्ट से तो छूट ही जाएंगे। लेकिन टूल किट क्या है, जो पब्लिक डोमेन में रिपब्लिक वर्ल्ड ने इसको अपलोड किया है स्क्रिप्ट पर, वहां से लेकर मैंने देखा है कि टूल किट में 2 सेट ऑफ एक्शन बताए गए हैं, अर्जेंट और प्रायर। प्रायर एक्शन में डिजिटल स्ट्राइक का जिक्र किया गया है। अब डिजिटल स्ट्राइक कोई साइंटिफिकली डिफाइंड या वैलिड टर्म नहीं है, स्टैंडर्ड टर्म नहीं है। आपको याद होगा कि जब चाइनीज एप्स को सरकार ने बैन किया था, तब भी उनकी प्रशंसा में, उनकी प्रशस्ति में अखबार वालों ने कहा था कि इट्स ए डिजिटल स्ट्राइक ऑन चाइना। ये डिजिटल स्ट्राइक को साइबर वारफेयर से कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए। साइबर वारफेयर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है जो कि हाईली एडवांस्ड नेशंस विद वेरी हाई लेवल ऑफ साइबर टेक्नोलॉजी कैन लॉन्च। ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है, मान भी ले चलिए कि खालिस्तानियों ने बनाया इसको, लेकिन उनके पास उनके ग्रुप में हो सकता है 4-6 हैकर भी हो, मान लिया। लेकिन क्या हमारा 138 करोड़ का देश इतना अशक्त हो गया है कि मिलकर हमको इमोबिलाइज कर देंगे या पैरालाइज कर देंगे? अब टूल किट में इट आल्सो कॉल्स फॉर
mobilizing opinion through social media, sharing solidarity photos and video messages, signing petitions and emails, वो standard opinion building का जो तरीका है वो कोई offense नहीं है। उसी तरह से उसमें ट्वीट स्टॉर्म की बात आई है। ट्वीट स्टॉर्म सिंपली मींस अ सीरीज ऑफ रिलेटेड ट्वीट्स पोस्टेड बाय अ ट्विटर यूजर इन क्विक सक्सेशन, एक के बाद एक करना। इसी तरह से ईमेल जब शुरू हुआ था तो मेल बॉम्बिंग की बात होती थी, ये कोई ऑफेंस नहीं है। अब इसमें एक टूल किट में एक और ध्यान दीजिए कि इसमें इंडियन एम्बेसीज पर सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट करने की बात की गई है। उससे ये भी ध्वनि निकलती है कि इसकी जो प्राइमरी ऑडियंस थी वो पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन लिविंग आउटसाइड इंडिया है। और जहां तक फार्मर्स मार्च को सपोर्ट करने की बात है तो उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि सरकार, मार्च की परमिशन तो आप नहीं दी थी, जिस पर मार्च को पुलिस ने परमिशन दे रखी है उसको सपोर्ट करना कब से अपराध हो गया? या किस कानून में, किस जजमेंट में अब तक कहा गया है कि कहीं कोई एजिटेशन हो रहा है तो उसको सपोर्ट करना अपराध हो गया? एजिटेशन की प्रक्रिया में कोई अपराध करता है तो ठीक है, उसके लिए दंडित करिए उसको। अगर कहीं इंसाइटमेंट टू वायलेंस है तो उसके लिए दंडित करिए। एक थ्योरेटिकल कॉज को सपोर्ट करने के लिए मुझको कैसे दंडित किया जा सकता है? प्रिया, ये बताइए कि जो एक्टिविस्ट सर्कल्स हैं, मतलब एक्टिविस्ट की बात नहीं, अब तो जर्नलिस्ट के लिए इस तरह के वीडियोस बना रहे हैं राइट विंग से जुड़े हुए लोग जो कि सत्ता के बहुत नजदीक हैं कि उन्हें फांसी पर चढ़ा देना चाहिए और उनको बंद कर देना चाहिए, और उनके लिए यानी कि हिंसा उकसाई जा रही है, वो भी मास लेवल पर। तो ये तो सिर्फ एक्टिविस्ट तक सिर्फ बात बाकी नहीं है, इसमें पॉलिटिकल ऑपोजिशन के लोगों का भी नाम लिया जा रहा है। ऐसे में मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो पूरा प्रोटेस्ट मूवमेंट चल रहा है भारत में, ऐसा तो नहीं है किसान अभी घर वापस नहीं गए हैं, अभी हजारों की तादाद में दिल्ली के बॉर्डरों पे किसान बैठे हुए हैं। जब हम बात करते हैं कि एनवायरमेंटल एक्टिविज्म की, तो दिशा ने चिल्लाते हुए ये कहा कि वो किसानों को सपोर्ट कर रही थी। उसने ये कहा क्योंकि किसान ही हमारा भविष्य है। तो एनवायरमेंट को आप ऐसा नहीं है कि कृषि से अलग कर सकते हैं, कृषि को आप ऐसा नहीं है कि जो हमारे संविधान में अधिकार हैं उनसे अलग कर सकते हैं, संवैधानिक अधिकारों को आप दलितों के, आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों के, महिलाओं के अधिकारों से अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब ये तीनों जो समूह हैं, ये यानी कि भीमा कोरेगांव हो, चाहे सीए की बात हो या फार्मर्स मूवमेंट की बात हो या जेएनयू के छात्र हो, हम सब जो हैं वो कहीं ना कहीं एक ऐसे इकोसिस्टम का हिस्सा है जो लोकतंत्र की रक्षा करने का काम कर रहे हैं। और आपने बहुत ही सुंदरता के साथ इस बात को रखा कि ये तो इतनी बड़ी कंस्टिट्यूएंसी बन गई है कि जो लोग इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं वो अल्पसंख्यक बन गए हैं, उनकी तादाद बहुत कम है जितना बड़ा ये दायरा है। ऐसे में जो एक्टिविस्ट बरादरी है वो कैसे देख रही है? अब दिशा को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, किस तरह से देख रही हैं आप? मैं तो इसको बहुत इट्स सैड दैट इतनी छोटी सी यंग सी लड़की के साथ इतना एक बदसलूकी हो रहा है, एक सिनिस्टर एक्शन ले रहे हैं। पेरेंट्स तक को इंटीमेशन नहीं है थी कल उनकी वेयरअबाउट्स के बारे में। बेंगलुरु में प्रोड्यूस किए बिना आप उठा करके एकदम फ्लाइट में लेके दिल्ली चले जा रहे हो और आप बोल रहे हो पेरेंट्स को, ये इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि हम उसको क्वेश्चन बस कर रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू रजिस्टर केस अगेंस्ट हर, एफआईआर पेंडिंग है। तो ये बहुत ही ये है। बट एट द सेम टाइम एज एन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जो काफी सालों से इन सब चीजों को देखती आ रही हूँ, मुझे एक तरह से आई फाइंड दिस वेरी होपफुल दैट अ लॉट ऑफ यंग पीपल, बहुत सारे जो यूथ हैं इस मूवमेंट से जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा जो श्रिंकिंग डेमोक्रेटिक स्पेस है, इसकी लड़ाई, जैसा आपने कहा, ये किसी एक बिरादरी के लोगों की लड़ाई नहीं है, ये सबकी लड़ाई है। ये कोई ऐसा नहीं है कि एनवायरमेंटलिस्ट एक तरफ है, विमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट कहीं और हैं, एंटी सीए, एनआरसी, फार्मर्स प्रोटेस्ट सब अलग है, नहीं, हर कोई इस पूरी लड़ाई में जुड़ा हुआ है। ये लड़ाई है अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें जो अधिकार देता है, ये देश का जो डाइवर्स और डेमोक्रेटिक फैब्रिक है, उसको बचाने के लिए, वो स्पेस जो है, जो डेमोक्रेटिकली डिसेंट करने की, अपनी आवाज उठाने की, अपनी ओपिनियन खुल के बोलने के लिए, चाहे वो इंटरनेट में हो या एक भाषण में हो, चाहे किसी लेखन में हो या कोई जर्नलिस्ट अपनी लेख लिख करके करे, तो वो स्पेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लड़ाई है कि हम ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हर चीज में सरकार के साथ मतलब सरकार जो बोल रही है वही ओपिनियन शेयर करें। हाँ, तो इन रोबस्ट डेमोक्रेसी लोगों के ओपिनियंस बदले अलग होंगे, और वो स्पेस जितना एक्टिव रहेगा, तो आज आप देखेंगे तो धीरे धीरे वो लोग जुड़ चुके हैं। और ये मेरे लिए बहुत ही होपफुल है कि ये बात कि भाई हर कोई इसमें, आज आप देखें तो जो लोग बहुत ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर नहीं है या इन मुद्दों को बहुत पॉलिटिसाइज
रूप से नहीं देखते हैं, उनको भी इन सब चीजों से दिक्कत हो रही है कि भाई क्यों हम इस तरह का आर्बिट्री एक्शन ले रहे हैं एक बच्ची के खिलाफ, हाँ, जो कि जिसने कि सिर्फ ये कहा कि भाई क्लाइमेट चेंज इज अ ट्रूथ एंड वी नीड टू फाइट क्लाइमेट चेंज, और उसके लिए हर सरकार, हर भारत की ही सरकार नहीं, देश भर में सारे देशों की सरकारों को साथ आना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पे ये भी समझना पड़ेगा कि ये पूरी चीज जो है अभी उत्तराखंड में अभी हमने देखा है एक बहुत बड़ा क्लाइमेट डिजास्टर को होते हुए, किस तरह इतने सारे लोगों की जान गई, अभी भी बहुत सारे लोग मिसिंग है। हाँ, ये डिजास्टर्स को देखते हुए भी केरला में हमने फ्लड देखे 2018 में, देश भर में अलग अलग जगह पे हम देख रहे हैं इंटेंसिटी किस तरह से डिजास्टर्स की बढ़ रही है, जो कि बहुत लिंक्ड है क्लाइमेट चेंज के साथ। और इस सच्चाई को, साइंटिफिक सच्चाई है, उसको बोलने पे जो जिस तरह से लोगों को टारगेट किया जा रहा है, वो बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। लेकिन ये कहते हुए मुझे खुशी हो रही है किसी तरह से कि ये अच्छा लगता है कि जितना ज्यादा इस तरह की आवाजों को दबाया जाएगा, मुझे तो लगता है कि उतनी ही ज्यादा, कभी जब सीए, एंटी सीए, एनआरसी प्रोटेस्ट हुए तो हमको नहीं लगा था कि इस तरह बड़ा फार्मर्स प्रोटेस्ट होगा, जो कि उससे भी बड़ा होगा और उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। और उस फार्मर्स प्रोटेस्ट में जो एंटी सीए, एनआरसी प्रोटेस्टर्स थे या स्टूडेंट कम्युनिटी थे, सब जुड़ जाएंगे, सब अपना दम और अपनी ताकत उसमें लगाएंगे, और बिकॉज सबकी लड़ाई एक ही लड़ाई है, टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ दिस कंट्री और एंड सेक्युलर फैब्रिक ऑफ दिस कंट्री। इसमें ये चीज आरफा जरूर बोलना चाहूंगी कि ये जो डबल स्टैंडर्ड है सरकार की, जो बहुत साफ साफ दिखती है। आप एक तरफ देखिए, ये सरकार जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज चलाती है 24 घंटे, प्रोपागेंडा उनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मशीनरी चल रही है, राउंड द क्लॉक फेक न्यूज सर्कुलेट करके। तो जितना साइबर जो वो बात बोल रहे हैं, अगर हम एक ट्वीट देखें, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की का फॉरवर्ड देखें, तो इट इज ऑल इन वायलेशन ऑफ साइबर लॉ, स्प्रेडिंग हेट्रेड, ये सब के लिए मतलब केसेस फाइल किए जा सकते हैं। तो एक तरफ आपकी सरकार ये मशीनरी चला रही है और ये प्रोपेगेंडा, हमने देखा कि पिछले साल, ये फरवरी का महीना है, और पिछले साल हमने देखा एग्जैक्टली अ ईयर अगो किस तरह जो पोग्राम जो था दिल्ली में, जो राइट्स को मतलब किया गया, और उसमें ओपनली जो है कपिल मिश्रा जैसे लोगों ने हेट स्पीचेस दिए और कॉल फॉर एक्शन दिया, जिसके बाद लोगों ने आकर के उस तरह का वायलेंस स्प्रेड किया शायद। तो एक तरफ हम देखते हैं कि इस तरह का कोई भी, इस तरह पे कोई भी चीज पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता, उनको गार्लन किया जाता है, उनकी वाहवाही की जाती है, उनके ऊपर केसेस नहीं होते। और दूसरी तरफ जो लोग साइंटिफिक बेस के साथ कुछ सच्चाइयां बोल रहे हैं, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म नहीं हुई थी, ये लोग लेकिन प्रिया ये पूरी तरीके से ये है कि जी हाँ, पूरी तरीके से ये है कि हम तानाशाही उसूलों को सब जहां पर लादने की कोशिश करेंगे, और जो भी इसका विरोध करेगा वो देश का विरोधी कहलाया जाएगा। बिल्कुल आखिरी बात आपसे पूछना चाहती हूँ अस्थाना साहब की, प्रिया कह रही हैं कि ये नाउमीदी के साथ एक उम्मीद का दौर भी है, जहां इतना घना अंधेरा है, वहां रोशनी के छोटे छोटे जो चिराग हैं वो इस अंधेरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो आपने एक आर्टिकल लिखा जिसमें आपने कहा कि सरकार के पास इतनी ताकत है, और ये सिर्फ एक तरह से ये कामना करना कि कुछ एक्टिविस्ट या कुछ इस तरह के लोग जो प्रो डेमोक्रेसी लोग हैं वो सरकार का मुकाबला कर सकते हैं, ये सोचना शायद अक्लमंदी नहीं है। क्या आप अभी भी उस बात पर कायम हैं, या प्रिया जो कह रही हैं कि इस नाउमीदी में उनको एक बड़ी उम्मीद भी नजर आती है? मैं अपनी बात पर कायम तो हूं, लेकिन ये जो कर रही है वास्तव में उससे मुझे खुशी होती है कि कुछ लोग कम से कम अपने निजी बाहर जाके सोचने की हिम्मत रखते हैं। आप इजाजत दें तो मैं इब्न इंशा के 2 शेर सुनाना चाहूंगा, सैटारिकल है थोड़ा। सच अच्छा है पर इसकी जड़ों में जहर का एक प्याला भी है, पागल हो क्यों नाहक को सुकरात बनो, खामोश रहो। हक अच्छा पर इसके लिए कोई और मरे तो और अच्छा है, तुम भी क्या मंसूर हो जो सूली पर चढ़ो, खामोश रहो। ये सटारिकल शेर है उनका। ठीक है, हम सभी लोग जो मध्यवर्गीय मानसिकता से पीड़ित हैं शुरुआत में अपने बारे में ही सोचते हैं, और इसके ऊपर तो मतलब बहुत सारी फोक विजडम भी है कि अपने घर में दिया पहले जलाओ बाहर बाद में जलाओ। ठीक है, अपनी जिम्मेदारियों से कोई भाग नहीं सकता है। मैंने जिस परिप्रेक्ष्य में वो आर्टिकल लिखा था कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव में उम्मीद कम है। इलिबरल डेमोक्रेसी जो है उसके पास इतनी लीगल पावर्स हैं कि उन्हीं का उपयोग करके किसी भी
डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट को दबाया जा सकता है। मैंने उसमें उदाहरण भी दिया था आखिरी पैरा में कि युधिष्ठिर ने जो पासे का खेल मामा शकुनी के साथ खेला, उसमें खेल का चयन मामा जी ने किया था, खेल के नियम उन्होंने बनाए थे, और उसमें जो लोडेड डाइस थे, जो चार्म डाइस थे उसके, जो उन्होंने अपने मृत पिता की अस्थियों से बनाए थे, वो भी उन्होंने खुद ही बनाए थे। तो उनके रूल्स का पालन करते हुए, उन्हीं के चुने हुए खेल में और उन्हीं के बनाए हुए सामान से खेलते हुए युधिष्ठिर अपना सर दीवार पर पटक भी लेते तो भी उनको पराजित न कर पाते। डेमोक्रेटिक प्रोसेस का भी दुर्भाग्य यही है कि इलिबरल डेमोक्रेसीज ने अपने लिए इतनी पावर जमा कर रखी है। देखिए, आपने कहा कि 138 करोड़ को जेल में नहीं डाला जा सकता, लेकिन जैसा कि सुन तzu ने कहा था, 138 आदमी को जेल में डाल दें तो कम से कम उनके परिवार के 138 into 5 उतने लोग तो डर ही जाएंगे, और उसको देख के और हजारों लोग डर जाएंगे। तो जेल में उतनी जगह की कमी भी नहीं है, ओपन जोन भी डिक्लेयर कर देते हैं लोग, हजारों लोगों को परेशान किया जा सकता है। और जो रहस्य अब समझ लिया है लोगों ने, जो कि पहले कई लोगों को नहीं समझ में आया था, कि किसी की जिंदगी बर्बाद करनी हो तो उसको पकड़ के थाने में पीटने की जरूरत नहीं है। हर फर्जी केस लाद दीजिए, पटियाला हाउस कोर्ट दौड़ते दौड़ते रोग एकदम जान दे देगा। वही हो रहा है। ये बच्ची बेचारी की कल रोज हम उम्मीद करते हैं कि प्रिया ने जिन चिरागों का जिक्र किया है वो भी जलते हैं, और जिन सुकरात का हम जिक्र कर रहे हैं कि बहुत सारे जहर के प्याला पीने वाले लोग जो है, वो जितना हमें नहीं लग रहा था कि 2014 से पहले आएंगे, अब देखिए कहाँ लगता है सड़कों पर छोटे छोटे 20, 21, 22 साल के लोग अगर सब कुछ अपना कुर्बान करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो वाकई हमारे लिए एक अस्तित्व का संकट, न सिर्फ कि हम निजी तौर पे हमारी जिंदगियों के लिए, बल्कि एक लोकतंत्र के लिए एक तरह से एक आखिरी लड़ाई के तौर पर लड़ा जा रहा है, इससे पहले कि वाकई तानाशाही ताकतें पूरी तरीके से गला ही घोट दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में भाग लेने। अहंकार में आकर इन लोगों ने अपनी सीमा का अतिक्रमण कर दिया है। जी शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।